सभी को सुप्रभातम। मेरा प्यारा प्रणाम। मैं युवा योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, आज बड़ा ही प्यारा दिन है। आज रविवार का दिन हम लोगों को एक विशेष योगाभ्यास के साथ दिन की शुरुआत करनी है और हम आप सभी का आरोग्य भारती काशी प्रांत की ओर से हार्दिक स्वागत एवं और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आरोग्य भारती काशी प्रांत हर समय सेवा का कार्य करती रही है और अभी भी लगातार निरंतर गति से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो इस लॉकडाउन में हर व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत कैसे रहे, वह स्वस्थ कैसे रह सकता है, निरोग कैसे रह सकता है। कोरोना जैसी घातक बीमारी से हर कोई व्यक्ति सहमा हुआ है। हम कौन से ऐसे योगासन करें, कौन से ऐसे प्राणायाम करें जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, जैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, जिससे हमारे मन, बुद्धि, विवेक, विचार बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए और अच्छा हो जाए। तो हमें इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए आरोग्य भारती का काशी प्रांत की जो टीम है, क्योंकि उनकी निवेदन पर हम और आपको योग और प्राणायाम को सीखने का एक जो सुअवसर मिला है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो युवा साधक भाई बहन हैं, जो अभी उठ चुके हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस लॉकडाउन में योग अभ्यास को सीखकर, प्राणायाम को सीखकर उसका लाभ ले सकें। और हम योग सत्र को शुरू से करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि योग है क्या। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में योग का बहुत महत्व है और योग हर व्यक्ति कहीं न कहीं करता भी है, किसी न किसी रूप में योग से जुड़ा होता है। कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। और योग का अर्थ देखा जाए तो साधारण सी भाषा में होता है जोड़। हर एक व्यक्ति को हमें जोड़ना है। जैसे आज हम आरोग्य भारती से जुड़ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं काशी प्रांत की टीम के साथ, तो हमें अपने लोगों को एक साथ जोड़ना है, एक ही सूत्र में उन्हें जोड़ना है, एक ही माला में हमें उन्हें पिरोना है। ये सेवा का कार्य हमें और आपको निरंतर गति से हमेशा करते रहना है। तो आइए, बहुत प्यारा मौसम है और हम डॉक्टर अवनीश सर का, हमारे आदरणीय, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया और जो मुझे इस कार्य को 2 दिन सेवा करने का अवसर दिया, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय सर का अनंत गहराइयों से, अपनी दिल की अंतरात्मा से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आइए, सत्र को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि योग को कोई प्राणायाम या फिर कोई आसन तक आपको सीमित नहीं रखना है, क्योंकि योग केवल आसन प्राणायाम का नाम नहीं है। केवल कठिन कठिन योगाभ्यास कर लेना योग नहीं होता है। योग हर व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम योग करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, तभी हमारा मन स्वस्थ रह सकता है। और कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन स्वस्थ रह सकता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? योग करना है, योग का अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम हम इसलिए करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है। तो व्यक्ति के चित्त की शुद्धि हो जाए, फिर धीरे धीरे उसका विचार स्वतः ही परिवर्तित होने लगता है, पॉजिटिविटी उसके अंदर आने लगती है, धीरे धीरे उसकी व्याधियाँ उसके शरीर को छोड़कर जाने लगती है। तो यह भारत की जो हमारी एक अद्भुत विद्या है, ऋषि परंपरा, वैदिक परंपराओं का ये जो हमारा विद्या है, योग की साधना, प्राणायाम की साधना, इसे हमें और आपको सीखना है, इससे हमें और आपको जुड़कर एक दूसरे को भी जोड़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके। तो आइए हम लोग सीधे बैठ जाते हैं। सर्वप्रथम कक्षा को शुरू करने से पहले हम लोग किसी एक आसन में बैठ जाते हैं। अब आसन आपको बता दें, आसन भी जो पोस्चर होता है वो कई तरीके का होता है, जिसमें हम बैठ करके प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं। सबसे पहला जो आसन होता है आसन, तो जो सुखासन होता है, कहते हैं आराम से पालथी लगा के बैठ गए। तो सुखासन में हम तो पालथी लगा के ऐसे बैठ गए, मगर बैठने के बाद हमने कमर को, अपनी ये बैकबोन को हमने बिल्कुल ढीला कर दिया। तो ये सुखासन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कमर की जो रीढ़ की हड्डी हमारी वो बिल्कुल ढीली है, हम मुर्दे की तरह बैठे हैं। तो हमें इस तरीके से कभी बैठना ही नहीं चाहिए। जब भी बैठे हम बिल्कुल सीधे बैठे, किसी भी आसन में बैठे तो हम दोनों हाथों को घुटनों के पास लगाएं, पालथी लगाकर आप सीधे बैठ जाएं, कमर, कंधा और गर्दन को एक सीध में रखें। ये हुआ आपका सुखासन। तो ये पहली स्थिति है सुखासन की। अब जो दूसरी स्थिति होती है उसका नाम है सिद्धासन। हमें कुछ नहीं करना है, एक पैर को ऊपर लाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तो ये दूसरी स्थिति हो गई, जिसका पैर
एक के ऊपर एक लगे वो दोनों पैरों को लगाएगा। दूसरी, पहला हमने क्या किया था, सुखासन, पालथी लगा के बैठ गए। दूसरा हमने एक पैर को ऊपर की ओर लाया, बिल्कुल सीधे बैठ गए इस तरीके से, यह हो गया सिद्धासन। अब हम तीसरा आसन करेंगे, नीचे वाले पैर को भी ऊपर लगा देते। ये देखिए, सुखासन, सिद्धासन, और ये तीसरा आसन हमारा हो गया पद्मासन। किसी किसी व्यक्ति का पद्मासन नहीं लगता है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो, वजन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मोटे होते हैं, थाई बहुत उनके मोटे मोटे होते हैं, तो उस स्थिति में उनका पद्मासन नहीं लगता है। जिनका पद्मासन ना लगे, जो लोग बहुत मोटे हैं, उनके लिए एक और भी आसन है। जो बैठ नहीं सकते हैं, टेक लेकर के बैठना पड़े उन्हें, उनके लिए बहुत साधारण आसन। हमने एक पैर को ऊपर किया और फिर दूसरे को भी ऊपर कर दिया। ये है हमारा चौथा स्थिति, जिसका नाम है दंडासन। देखिए, पहला था सुखासन, दूसरा सिद्धासन, तीसरा था आपका पद्मासन, और चौथा ये हो गया दंडासन। तो दंडासन की हम स्थिति में बैठ गए। अब जिनका वेट फिर भी ज़्यादा है, जो ज़्यादा देर तक कमर को सीधा रख के नहीं बैठ सकते, वो लोग दोनों हाथों को पीछे लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा करके भी वो बैठ सकते हैं, या फिर टेक लेकर के भी बैठ सकते हैं। तो ये 4 तरीके का आसन हुआ। पांचवा जो आसन होता है बहुत ही आसान है। देखिए, हम राइट सेकेंड में लेफ्ट को फोल्ड किया हमने, हम आराम से बैठ गए इस स्थिति में। ये हो गया हमारा वज्रासन। तो कहते हैं वज्रासना जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। खाना खाने के बाद कोई भी एक ऐसा आसन या प्राणायाम नहीं है जो हम कर सकते हैं सिवाय वज्रासना के। तो जो वज्रासन है, वज्रासना करने से होता क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में बैठ करके आप प्राणायाम कीजिए, आप ध्यान कीजिए, तो केवल ध्यान का लाभ आपको नहीं होता है। एक आसन अगर आप ज़्यादा देर तक करते हैं तो उस आसन की भी सिद्धियां हो जाती है, वो आसन आपका सिद्ध हो जाता है। इसलिए कोई एक आसन जिसमें आप ज़्यादा देर तक बैठ सके, उस आसन को लगा के बैठना है। कहते हैं स्थिरतापूर्वक जिस आसन में हम ज़्यादा देर तक बैठे उसी में बैठना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हम पद्मासन या फिर वज्रासना ही लगा करके बैठें। तो आइए, ये 5 तरीके का पोस्चर है। किसी एक पोस्चर में आप आराम से बैठ जाएं। हमने पैरों को सीधा किया, आराम से हम पद्मासन की स्थिति लगा लेते हैं। एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को हमने लगा दिया। अब योग सत्र को शुरू करने से पहले हम लोग भगवान को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। तो जो सबसे प्यारा मंत्र है, जो सबसे प्यारा नाम है, कहते हैं ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे शुभ हो शाम। तो ओम हर मंत्र से पहले आता है। और अभी तो नासा ने इस पे रिसर्च भी किया है, और अमेरिका का रिसर्च भी इस पे हम लोगों को सुनने को मिला कि एक बार ओमकार करने से हमारे इस स्थूल शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होती है, जिससे कि शरीर के हमारे कैंसर जैसे घातक रोग भी दूर हो जाते हैं केवल और केवल ओमकार करने से। तो आइए हम लोग दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं, दोनों हाथों को हम आप ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाते हैं और अपने प्रभु को, अपनी ईश को, अपनी देवत्व को, जिस परमपिता परमेश्वर को हम मानते हैं, उनका ध्यान करते हैं। गहरी सांस भरते हुए हमें 3 बार ओमकार करना है। नमः। ओम श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेव देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत रहते हैं और फिर हम लोग दोनों हाथों को आपस में रस करते हैं। मन में संकल्प करिए कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पे, इस जगत पे ईश्वर का, परमात्मा का, इंशाअल्लाह का, गॉड का, वाहेगुरु का दिया हुआ जो भी दिव्य औषधियाँ हैं, दिव्य वातावरण है, आनंदमय ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत हैं, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे संकल्पों के साथ आप दोनों हाथों को नीचे लाएं, मुखमंडल पे लगाएं प्रसन्नता के साथ कि अब हमारे शरीर के रोग जा रहा है, ये औषधियों को हम ले रहे हैं, लगा रहे हैं। इसको पूरे शरीर से हाथों को स्पर्श कराएं, धीरे धीरे घुटनों से
वापस लाएं, हाथों को हाथों से मिलाएं एक साथ, और फिर प्रसन्नता के साथ चेहरे की शिकाई करते हुए आप सहजतापूर्वक अपनी आँखों को धीरे धीरे खोल देते हैं। तो हम लोगों ने ईश्वर का ध्यान किया, ईश्वर की स्तुति की ओमकार के साथ। तो चलेंगे योगाभ्यास की ओर, क्योंकि योग का अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको बता दिया है कि इन 2 दिनों में हमें बहुत कुछ सीखना है, और इतना सीखना है कि हम खुद को निरोग रख सके, खुद को स्वस्थ रख सके। औषधियों के सेवन के बारे में हमारे डॉक्टर साहब आपको बताते ही रहते हैं हमेशा, किस औषधि का सेवन करना चाहिए, किस औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए, और योग के लिए हम आपके साथ हैं। तो इन 2 दिनों में हमें योग और आयुर्वेद को लेकर के चलना है। आयुर्वेद के बारे में हमारे डॉक्टर सर अभी आपको बताएंगे, हमेशा बताते रहते हैं, और योग से हम आपको जोड़ रहे हैं। और आप मेरे साथ जुड़िए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आरोग्य भारती की तरफ से चल रहे इस सेवा के इस प्रकल्प को हम दूर दूर तक पहुंचा सके और हर व्यक्ति को निरोग बना सके, ऐसी हम सबकी एक छोटी सी सेवा भी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, बहुत ही साधारण है। सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। जिनके पैर की पिंडलियों में दर्द हो, आपको पता होगा कि आज हमारे समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पैर की पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, उनको घुटनों की समस्या है, अर्थराइटिस से परेशान है। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण, हमने दोनों पैरों को सीधा कर दिया, दोनों हाथों को घुटनों के पास लगा के रखा है। अब आप सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज करेंगे। गहरी सांसों को भरते हुए धीरे धीरे हमने पैर की पिंडलियों को फोल्ड किया। ध्यान दीजिए, दोनों पैर की अंगुलियों को हम धीरे धीरे नीचे लाते हैं। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैर की 2 से 3 बार करते हैं। एक बार फिर कीजिए, वापस। अब इसे अंदर की ओर लाएं। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, जो लोग गठिया से परेशान है, बताश से परेशान है, एक बार बैठ जाए तो उठ नहीं सकते, एक बार उठ जाए तो बैठने में बड़ी तकलीफ होती है जिनको, वो लोग ध्यान से देखेंगे। पैर की पिंडलियों को दोनों अब सामान्य श्वासों में आप आगे और पीछे कीजिए। ध्यान देना है, हमारे दोनों पैर के पंजे बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। आप दोनों पैर की अंगुलियों को धीरे धीरे नीचे और ऊपर ये लाएं, इस तरीके से। अब दूसरी स्थिति हम चेंज करेंगे। अब हम फिर से गहरी सांसों को भरते हैं और धीरे धीरे अपनी दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल नीचे ले चले। आप सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस लाते हैं। एक बार फिर से करेंगे, और विश्वास के साथ करना है, भरोसे के साथ करना है। हर कार्य को जब हम प्रीति के साथ करते हैं तो उस कार्य का जो फायदा होता है, जो लाभ होता है, वो पूरी तरीके से होता है। आप दोनों पैर की पंजों को आगे आगे कीजिए और भरोसे के साथ करना है। बिना भरोसा हमें किसी कार्य को नहीं करना है। कहा भी जाता है, भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। तो आप किसी भी कार्य को प्रसन्नता के साथ करें, विश्वास के साथ करें। दोनों पैर को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोथ साइड से। जोड़ों में दर्द है, जो घुटनों से परेशान है, अर्थराइटिस से, बताश से, गठिया से परेशान है, वो लोग इसे ध्यान से देखें, हमेशा करना है। और हमारे घर में कोई भी अगर इस समस्याओं से परेशान है तो उसे हम लोग इस पैकेज को जरूर कराएं। रुकते हैं, दोनों पैरों में थोड़ी सी स्पेस बनाएं, हाथों को पीछे ले चलते हैं। अब धीरे धीरे आप दोनों पैर को आराम आराम से अंदर और बाहर की ओर ये लगातार करना है, प्रसन्नता के साथ करना है। फिर चेंज करते हैं, अगली स्थिति। अब आप दाहिने पैर के ऊपर बाईं पैर को लाएं, हिल के पीछे वाले हिस्से को आप अंगुष्ठ भागों के बीच में लगाएं। अब हम गहरी सांस भरते हैं, राइट डाउन, इसे दाईं ओर ले जाएं, पूरा गिराएं। सांसों को बाहर किया हमने, वापस लाते हैं। अब इसे दूसरी ओर लाएं, एक बार फिर से ये इस तरीके से 2 से 3 बार आपको दाईं ओर से और 2 से 3 बार बाईं ओर से करना है। पहले हमने राइट से किया, अब हम इसे लेफ्ट से करेंगे। ध्यान देना है, जब हम राइट लेग को ऊपर रखते हैं तो पहले लेफ्ट साइड डाउन करते हैं, जब लेफ्ट को ऊपर रखते हैं तो पहले राइट साइड डाउन करते हैं। ये चेंज लगातार इस तरीके से करना है, आराम से। सूक्ष्म व्यायाम का जो पैकेज होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब हम चेंज करेंगे, दोनों हाथों को आप घुटनों के पास लाएं, आकुंचन करें। जैसे हम पुशअप करते हैं अप एंड डाउन, वैसे हम लोग अपनी नी को नीचे की साइड में खींचते हैं अंदर की ओर। ये देखिए, आराम आराम से
फिर धीरे धीरे अप एंड डाउन, ये आराम आराम से आप करेंगे। इसे हमेशा करना चाहिए और हम आपको 2 से 3 बार सिर्फ करा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक स्टेप को 3 से 5 बार से लेके 10 से 12 बार करना है। हमने लेफ्ट लेग को सीधा किया है, राइट को हम ऊपर लाते हैं, लेफ्ट नी के ऊपर लगाते हैं। अब लेफ्ट हैंड से राइट लेग की पंजे को पकड़ करके हम इसे गोल गोल घुमाते हैं। बहुत ही आसान है। प्रसन्नता के साथ आप इसे करते रहें और देखते भी रहें। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जो भी समस्याएं हैं आपकी, आप लोग आराम आराम से कीजिए और अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। अब इसे अंदर और बाहर लगातार करते हैं, कम से कम 3 से 5 बार। फिर चेंज किया हमने, अब इसे और ऊपर लाते हैं। अब हम सांसों को भरते हुए राइट थाई को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हैं, चेस्ट से लगाते हैं, सांसों को बाहर करते धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं। एक बार फिर से सांस भर के ऊपर, सांस बाहर तो नीचे, लगातार करना है इसको आपको। ये फिर रुक गए। अब चेंज करते हैं, अब हम इसे ऊपर की ओर लाते हैं। जैसे बच्चे को खिलाते हैं गोद में, वैसे आप इसको आराम से बनाएं और धीरे धीरे इसको घुमाते हैं दोनों तरफ से। इसे हमने दाहिनी ओर से किया, अब हम इसे बाईं ओर से भी करते हैं। ध्यान देना है, हर एक स्टेप को हमें बोथ साइड से करना है, अगर वो दोनों तरफ से होता है तो। अब इसे हम फिर से गोल गोल घुमाते हैं, लगातार करना है आपको बिना रुके। कम से कम 3 से 5 बार आपको एक तरफ से और फिर 3 से 5 बार दूसरी तरफ से लगातार करना है। फिर चेंज करते हैं। अब हम पैर की पंजों को आगे और पीछे इस तरीके से लगातार करते हैं। फिर इसे आप गोल गोल घुमाइए, दूसरी ओर से भी हम इसे घुमाते हैं, आराम आराम से करना है। रुक गए। अब हम इसे ऊपर की ओर फिर से लाते हैं इस तरीके से और आराम आराम से सांस भरते हुए आप धीरे धीरे इसे ऊपर लाएं, सांसों को बाहर कीजिए, नीचे ले जाएं। एक बार फिर से वापस, 2 से 3 बार। अब फिर जैसे बच्चे को गोद में खिलाते हैं, आप इसको पकड़ के आराम आराम से कीजिए। ये तो इतना अगर आप रोज कर लिया करेंगे तो पैर की अंगुलियों से लेके कमर जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का निदान आपका हो जाएगा। ये रहा पैरों से। अब हम इसे हाथों से करेंगे। जब हम हाथों से करते हैं तो उसका अलग लाभ होता है। कहते हैं जिनको सर्वाइकल की समस्या हो जाए, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है, जिनको माइग्रेन संबंधी समस्या हो जाती है, इनके सर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, उन सब के लिए हम लोग फिर से बैठ के आराम से देखेंगे और ध्यान से करेंगे। दोनों हाथों को आप बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हाथों से सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज को करना है। ध्यान दीजिए, जब हम सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज करते हैं तो हमारे हाथ की अंगुलियों के लिए, पंजे के लिए, कोहनी के लिए, कंधे के लिए, फिर जिनको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की समस्या होती है, ये सारा एक पैकेज होता है। बहुत ही आराम से आपको देखना है और धीरे धीरे करना है। आप दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ से मुट्ठियाँ बनाएं, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों को खोल देते हैं। 2 से 3 बार लगातार करते हैं। वापस, तीन से 5 बार। पहले हमने मुट्ठियाँ बनाई, अब हम क्या करते हैं, पंजों को ऊपर नीचे। अब फिर से आप गहरी सांस को भरिए, धीरे धीरे दोनों हाथ की पंजों को बिल्कुल सीधा कीजिए, सांसों को बाहर किया हमने, वापस एक बार फिर सांसों को भरिए, नीचे लाते हैं, सांस सामान्य, वापस। 2 से 3 बार इस तरीके से हमको लगातार पंजों को नीचे और ऊपर करना है। अब फिर मुट्ठियाँ बनाएं। तीसरा स्टेप, मुट्ठियाँ बनाएं और इसे गोल गोल घुमाएं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बड़ा अच्छा है। इसे आप प्रतिदिन किया करेंगे धीरे धीरे। अब चेंज करेंगे। आराम से हमने अभी मुट्ठियों को घुमाया। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो होता क्या है कि आपकी कोहनी में थोड़ा दर्द होगा शुरू में। 2 से 3 बार, 3 से 5 बार जब आप करेंगे तो आपकी कोहनी में दर्द होगा, तो उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। अब आप फिर से दोनों हाथों को ऊपर लाएं, मुट्ठियाँ बना के दोनों हाथ की पंजों को मिलाते हुए आप इसे फिर से गोल गोल घुमाएं। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा है सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज, हमारी पूरी शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है।
अगर हम ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप को विनम्रता के साथ प्रेम पूर्वक अगर लगातार करते रहे तो हमारी सारी व्याधियाँ धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। ये रहा हमारा तीसरा चौथा स्टेप। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग तो जैसे अभी युवा वर्ग के हैं, जो बुद्धिजीवी है या फिर जिनकी एज ज़्यादा है, वो लोग जब एक बार दो बार करते हो तो उनके हाथ बिल्कुल भर जाते हैं। तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए कि एक स्टेप को करें और फिर कुछ देर के लिए आराम से रुक जाएं, 5 से 10 सेकेंड, फिर शुरू करते हैं अगली प्रक्रिया। तो आइए हम लोग फिर से दोनों हाथों को सीधा करते हैं। अब हम हथेलियां आसमान की ओर चेंज कर देते हैं। ये अब फिर से गहरी सांस को भरिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, फिर हाथ की पंजों को नीचे की ओर लाएं, पृष्ठभाग से लगाएं, वापस। इस तरीके से हमको रोज कम से कम एक स्टेप को 3 से 5 बार करना चाहिए। अब हम चेंज करते हैं हाथों की स्थिति। अब इसे साइड से कर लीजिए। आप ध्यान देना है कि जो व्यक्ति समस्याओं से परेशान है वो सांसों की गति के साथ करेगा, और जिन्हें कोई समस्या नहीं है वो लोग भी करेंगे, वो सामान्य गति के साथ भी कर सकते हैं। अब इसे नीचे से ऊपर ले आए, सांसों की गति को सामान्य कीजिए। अब इसको ऊपर से नीचे लाइए 3 से 5 बार। ये फिर हाथों को वापस लाइए। इस स्थिति में जब हम शुरू करते हैं 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार करते, तो ये हमारा शोल्डर जो होता है थोड़ा वहाँ पेन होता है, दर्द होता है। जैसे दर्द हो तो 5 से 10 बार करने के बाद आप दोनों हाथ की पंजों को नीचे लाएं, घुटनों के पास लगाएं और फिर इस शोल्डर को आराम आराम से घुमाएं, धीरे धीरे। दोनों तरफ से करना है लगातार। इसी कम से कम 5 से 7 बार आप दाईं ओर से, 5 से 5 बार बाईं, मतलब आगे और पीछे लगातार आप जब कर लेंगे फिर आपका दर्द जो है बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। अब हम चेंज करेंगे, फिर से दोनों हाथों को हम लोग यहीं लाते हैं। अब आराम आराम से आप इसे सामान्य सांसों में घुमाइए, लगातार करना है। जो व्यक्ति योग करेगा, जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, जो योग से जुड़ जाएगा, उसके जीवन में कभी कोई रोग नहीं होगा। वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, उसका शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन स्वस्थ रहे, तो आपको योग से जुड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई साधन, दूसरा कोई औषधि नहीं है जो हमारे मन मस्तिष्क को बिल्कुल अच्छा कर सके, हमारे विचारों को परिवर्तित कर सके। ऐसी कोई मार्केट में टैबलेट या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं आता, सिवाय योग के साधना, प्राणायाम की साधना और मेडिटेशन के माध्यम से हम इन चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। आइए आगे की ओर चलते। गहरी सांसों को भरें, राइट हैंड को ऊपर लाए, धीरे से आप प्रेस कीजिए। सांसों को बाहर किया हमने, वापस एक बार फिर से, फिर वापस। लगातार कम से कम 3 से 5 बार से लेके आप इसे 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। जिनको सर में दर्द रहता हो, माइग्रेन की समस्या हो, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता हो, हमेशा वो लोग इसे प्रतिदिन किया करें। दोनों तरफ से करना है। सांसों को भरते हुए आप इसे ऊपर लाएं, प्रेस कीजिए, सांस बाहर, वापस। कुछ लोग करते क्या है, जैसे सांस भरते हैं तो गर्दन को ही डाउन कर देते हैं, ऐसे ये गिरवा अपनी तुरंत नीचे गिरा देते हैं, इस तरीके से करते हैं ऐसे। तो ध्यान देना है कि ये गलत स्थिति है। इस तरीके से करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो राइट पोज है आपको उसको करना पड़ेगा। फिर आइए चेंज करते हैं। दोनों हाथों को आप फ्रंट पे लाएं, हाथों को इंटरलॉक कीजिए। सांसों को भरते हुए फिर से हम धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को पीछे की ओर ले चलते हैं। सांस बाहर, वापस लाएं, मस्तक से लगाएं इसे कम से कम 2 से 3 बार। अब इसे चेंज करते हैं। फिर सांसों को भरें, ऊपर ले गए हाथों को, धीरे धीरे आप इसे पीछे लगाएं, फिर वापस एक बार फिर से। लगातार करना है। ये दूसरी स्थिति। अब इसमें तीसरी स्थिति, पीछे लगा के रखें, सांसों को भरिए, धीरे धीरे हाथों की कोहनी को अंदर लाएं, वापस। हर एक स्टेप आपको सांसों के साथ करना है। चलते चलते प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान देना है कि जो हम भी कोई स्टेप करे, कोई आसन करे, कोई प्राणायाम करे, तो वो सही है कि नहीं। हमेशा हमारे मन में एक विचार होना चाहिए कि जिस चीज़ को, जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा।
इस तरीके से आप प्रतिदिन किया करेंगे। फिर चेंज करते हैं। आइए, अब जिनको सर्वाइकल की समस्या हो, जो लोग बेल्ट वगैरह लगाते हैं गले में, वो चाहकर जानकर कि कोई नहीं लगाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो लोग पट्टे को लगाते हैं, बड़ा दुख होता है उन्हें भी। तो वो क्या करें, पहली चीज़ तो तकिया वगैरह लगा करके नहीं सोएंगे। दूसरा क्या करना है, हमें ग्रीवा चालन करना है। ग्रीवा चालन करने से जिनको सर्वाइकल की समस्या है उनकी सारी सर्वाइकल की समस्याएं दूर हो जाती है। करना क्या है, ध्यान देना है। जब हम ग्रीवा चालन करें तो करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। जिनको सर्वाइकल की समस्या होती है वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाते हैं। जिनको हर्निया की समस्या होती है वो गर्दन को, तो हम लोग ग्रीवा चालन करेंगे। ग्रीवा चालन करने के बाद हम लोग फिर योगाभ्यास की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए, अपने विल पावर को अच्छा बनाने के लिए योगाभ्यास भी करना है। अभी तो हम लोग सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज को कर रहे हैं। तो आइए, कुछ नहीं करना है, दोनों हाथों से आप मुट्ठियां बनाते हुए हाथों को इस स्थिति में लाएं आराम से। अब गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे आप लोग अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। सामर्थ्य अनुसार सांसों को बाहर कीजिए। धीरे धीरे आप गर्दन को सीधा कर दीजिए। एक बार फिर से सांस को भरिए। ध्यान देना है, सर्वाइकल की समस्या वाले गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे, बाकी सारे लोग कर सकते हैं। वापस, और सर्वाइकल वाले केवल नीचे झुकाने वाले स्टेप को छोड़कर के बाकी सारे स्टेप करेंगे। एक बार फिर से वापस, हमने 2 बार आगे और 2 बार पीछे इस तरीके से किया। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आप फिर से सांसों को भरिए। धीरे धीरे अपनी गर्दन को आप दाएं कंधे की ओर ले जाएं, सीधा कीजिए बिल्कुल। सांसों को बाहर कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी गर्दन को वापस लाइए। फिर से दूसरी ओर वापस, एक बार फिर से। इस तरीके से हमें कम से कम 3 से 5 बार करना है। अभी तो हम केवल 1 से 2 बार कर रहे हैं एक एक स्टेप को। आपको कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक करना है। जैसी आपकी समस्या हो वैसे वैसे आप धीरे धीरे इसकी समयावधि को और टाइमिंग को बढ़ाएंगे। 2 बार हमने 2 स्टेप को किया अलग अलग। अब हम तीसरा स्टेप करते हैं। फिर से हाथों को उसी स्थान पर ले आए, उसी स्थिति में आराम से बिल्कुल कंधा गर्दन सीध में रखें। गहरी सांस को भरते हुए धीरे धीरे हम लोग गर्दन को, अपनी ग्रीवा को आप राइट साइड डाउन कीजिए। आराम से, जितना हो सके आपको उतना ही करना है, धीरे धीरे करना है। सांसों को बाहर कीजिए। वापस, गर्दन सीधी। एक बार फिर से। वापस, दूसरी ओर। इस तरीके से 2 बार दाईं ओर और 2 बार बाईं ओर हमने क्या किया, गर्दन को झुकाया। 3 तरीके के हम लोगों ने ग्रीवा चालन के स्टेप किए। चौथा स्टेप क्या होता है, आप फिर से हाथों को यथास्थान की स्थिति में लाएं, सामान्य सांसों में गर्दन को नीचे झुकाएं और फिर इसे गोल गोल घुमाते हैं। आराम आराम से करना है। फिर दूसरी ओर। इस तरीके से करने के बाद आप कुछ देर रुकेंगे। फिर दोनों हाथों को हम लोग पार्श्व भागों से खोलते हुए ऊपर लाते हैं। एक साथ आप हाथों को मिलाएं और फिर धीरे धीरे इसे नीचे लगाएं, अपनी मुखमंडल के पास ले आएं, पैरों पे लगाएं, इस तरीके से। तो ये रहा हमारा सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज, जो कि हम लोगों ने पैर की पिंडलियों से शुरू किया था और फिर पैर से करने के बाद हम लोगों ने फिर हाथों की प्रक्रियाओं को शुरू किया और दोनों तरह की प्रक्रियाओं को हम लोगों ने किया। तो जिनको अर्थराइटिस वगैरह की समस्या होती है, गठिया हो जाए, बतास हो जाए, पैरों में दर्द हो जाए, जो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते एक बार में, के पैकेज है उसको रोज करेंगे। कम से कम एक एक स्टेप को 10-12 बार जरूर करें। 10 से 12 बार तो समस्याओं से परेशान है। सामान्य व्यक्ति ऐसे 2 से 3 बार, 3 से 5 बार भी। जैसे जो लोग अपने हाथों की समस्याओं, शोल्डर से परेशान है, कोहनी से परेशान है, सर्वाइकल से परेशान है, ऐसे लोग
लोग हाथों की जो पैकेज है उसको पूरा करेंगे, हाथ की पिंडकोनी से लेकर आप ग्रीवा के लिए भी, दिमाग के लिए भी सारे पैकेज को किए। तो आप हर एक स्टेप को रोज कोशिश करें कि बैठ करके अपने लिए आप समय निकालें। 10 से 20 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। आप कम से कम 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा जब निकालेंगे तब आप योग से जैसे जैसे 1 घंटा आपका जो समयावधि है वो 3 दिन 5 दिन से लेकर फिर धीरे धीरे आप उसको अपने रूटीन में बना लेंगे तो आप धीरे धीरे रोगों से धीरे धीरे अपने आप मुक्त हो जाएंगे। आपको कोई औषधियों का भी सेवन नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़रूरत पड़ती है तो आपको औषधियों के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये रहा हमारा सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज जो कि हाथों से भी होता है और पैरों से भी होता है। अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राणायाम क्या है। कहते प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ श्वास से होता है। चलते चलते रुक जाए ना जाने कब श्वासा, एक क्षण में ही खत्म हो जाए जग से सभी तमाशा। तो देखिए जो सांस है, सांसों की कद्र करना सीख लीजिए और सांस हमारे और आपके साथ हमेशा बनी है, चल रही है, अपनी कार्य को निरंतर गति से कर रही है, तभी हम और आप भी चल रहे हैं। तो वो तो अपना कार्य कर रही है, इसी तरीके से हमें भी अपना कार्य करना है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम को करने से ही हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। अब एक प्राणायाम को करने से, जैसे हम बताया आपको भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम तो वैसे 8 तरीके का होता है। जो पहला प्राणायाम होता है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा जो होता है उसका नाम है कपाल भाती। तीसरा होता है बाह्य प्राणायाम जिसे हम त्रिबंध भी कहते हैं। त्रिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 बंध होते हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। पांचवा होता है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, छठा होता है भ्रामरी, सातवां उद्गीत, आठवां होता है प्रणव प्राणायाम। तो ये 8 तरीके का प्राणायाम है। जो मुख्य होता है वह 7 ही होता है। तो जो सबसे पहला प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका। आइए सीधे बैठ जाएं आप लोग। भस्त्रिका प्राणायाम में कुछ नहीं करना है। आप कमर, कंधा, गर्दन को एक चीज में रखें, दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाएं। ये देखिए ये ध्यान मुद्रा है। हमने 3 अंगुलियों को एक साथ रखा है, अंगुष्ठ भाग से तर्जनी अंगुली को मिला दिया, शेष अंगुलियां एक साथ सीधी हैं। कमर, कंधा और गर्दन एक सीध में, मुख को बंद करके नासिका द्वारा हम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जब हम पूरा सांस भरते हैं, डायफ्राम में जब हमारे सांस भर जाते हैं, पूरा फेफड़ा हमारा सांसों से भर जाता है। धीरे धीरे फिर से आप 5 से 7 बार करेंगे। लगातार सांस को लीजिए। प्रसन्नता के साथ लगातार सांसों को लीजिए और छोड़िए। आप निरंतर गति से करते रहें। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते, कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम केवल सांसों को लेना है और छोड़ना है। तो जब हम लगातार भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट तो हर सामान्य व्यक्ति को करना ही चाहिए। जो बच्चा है, जो अल्प आयु के है, जो फिर जिनकी अवस्था 5 वर्ष से ज़्यादा है, 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को आप प्राणायाम करा सकते हैं। तो 5 वर्ष से लेकर के 10 से 12 वर्ष के बच्चे को आप केवल 2 से 3 मिनट कराएंगे। इससे ज़्यादा जिनकी आयु हो उनको 5 मिनट से लेकर के 10 से 15 मिनट तक कराया जा सकता है। जिनको बहुत बड़ी बड़ी व्याधियाँ हो, कैंसर जैसे रोग हो, कोलाइटिस हो जाए, ऐसे रोग में क्या करेंगे वो लोग इसको आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। ध्यान देना है, आप लगातार करते रहे और मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी रहे। आप आंखों को बंद करके लगातार सांसों को लीजिए और छोड़िए। कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे समस्त कफ रोग, सांस रोग, दमा रोग, एलर्जी, जिनको सर्दी हो जाए, खांसी बहुत आती है, जिनका फेफड़ा कमजोर है, हृदय कमजोर है, जो लोग दमा के पेशेंट है, हल्का सा अगर वो सीढ़ी से ऊपर आ गए या फिर सीढ़ी से चढ़ के छतों पे गए तो इस तरह की स्थितियां जिनके साथ है, या जो युवा वर्ग के बच्चे थोड़ा सा दौड़ने पर ही उन्हें बहुत ज्यादा हांफना पड़ता हो, कम मिनट तक अवश्य किया करें। उनकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जिनको बहुत कब्ज हो, उदर विकार बढ़ जाता है, एसिडिटी की समस्या उनकी ज़्यादा हो जाती है, वो लोग भी इसे कम से कम 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक किया करें। ये सारी समस्याओं का निदान
कम से कम 3 से 5 दिन से, जब आप 1 हफ्ते से 10 दिन तक कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या परिवर्तन हुआ है। जब आप उसको महसूस करेंगे, जब आप अनुभव करेंगे, तब आप खुद अपने आप प्रतिदिन प्राणायाम करने लगेंगे। तो ये रहा हमारा पहला प्राणायाम, जिसका नाम है भस्त्रिका। हमने आपको बताया कि पहला प्राणायाम जो है वो है भस्त्रिका। अब दूसरा प्राणायाम होता है जिसका नाम है कपालभाति। आपको पता होना चाहिए कि कपालभाति का अर्थ क्या है। कपाल का अर्थ सिरा से होता है और भांति का मतलब चमक। कहते हैं जिस प्राणायाम को करने से मुखमंडल पे ओज, तेज, कांति, आभा, चमक की वृद्धि हो जाए, उस प्राणायाम का नाम भांति है। अब देखिए सुंदरता, हमने कहा है मुखमंडल चमक की वृद्धि हो जाए, तो चमक की वृद्धि का अर्थ सुंदरता से नहीं होता है। सुंदरता ये कि आपकी जो फेस है वो बिल्कुल, आप हमेशा कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण रहे, ऊर्जा आपके चेहरे पे हमेशा बनी रहे, मुख पे बनी रहे, आप हमेशा ऊर्जा से आपके विचार सुंदर है, आपके मन सुंदर है, आपकी वाणी सुंदर है, आपकी सोच सुंदर है, यह है सुंदरता। तो आइए कपालभाति प्राणायाम। कहते हैं एक ऐसा प्राणायाम केवल है कपालभाति, जिसको करने से हमारी शरीर की 99%, आप इसे 199% भी मान सकते हैं, 99% व्याधियां हमारी शरीर की दूर हो जाती हैं केवल व केवल कपालभाति प्राणायाम करने से। जिनका मोटापा, जो लोग बहुत मोटापा से परेशान हैं, जिनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेट आगे जो है पलीहे जैसा हो गया है, कमर बिल्कुल कमरे जैसी आकृति बना ली है, तो वो लोग कपालभाति को रोज आधा घंटा किया करेंगे, उनका मोटापा कम हो जाएगा, उनकी बढ़ी हुई पेट की चर्बी कम हो जाएगी। हम कपालभाति में जब अंदर की ओर चलना शुरू करें, जब इस प्राणायाम को शुरू करें, तो आप संकल्प के साथ कीजिए, आइए मेरे साथ कीजिए और उसके लाभ के बारे में ध्यान से सुनते रहेंगे। हमने फिर से दोनों हाथों को सीधा कर दिया, हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थितियों में बना लिया हमने। हम अब गहरी सांस लेते थे और छोड़ते थे, जो पहला प्राणायाम था उसमें करते थे। दूसरे में क्या करना है, केवल और केवल सांसों को बाहर करना है। मुख को बंद कीजिए, नाक से सांसों को बाहर छोड़िए। केवल और केवल सांसों को बाहर छोड़ते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होता है, 60 सेकंड में 60। जब हम लगातार करते हैं, शुरू में क्या होता है कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होने में कठिनाई होती है, तो आप छोड़ दीजिए उसको। आप 1 मिनट में 60 बार ना करें, 40 बार करें, 30 बार करें, बहुत अच्छा है। उसमें भी आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपका वो समयावधि ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जब हम कपालभाति करते हैं तो उसमें संकल्प करते हैं, हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हम केवल सांस को बाहर कर रहे हैं। हमारे फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल जैसे था वैसे ही है। अब कुछ लोग क्या करते, कपालभाति करते तो उनके फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, जैसे वो लोग किसी पहाड़ को छोड़ रहे, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया उन्होंने सर पे, इस तरीके से उनके फेस का एक्सप्रेशन हो जाता है, जैसे बहुत परेशान है वो लोग। तो ऐसा हमें आपको नहीं करना है, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ सांसों की गति को आप जो सांसों की गति है उसको बाहर कीजिए, सांसों को छोड़िए लगातार प्रेशर के साथ। जिनको समझ में ना आए वो लोग राइट हैंड को ऊपर लाएं, मुट्ठियां बनाएं, लेफ्ट हैंड को नाभि के पास ले जाए, फिर सांसों को बाहर करें। आपके हाथ पे हवा लगती है और पेट का जो ये नीचे का भाग है, नाभि चक्र, ये अंदर चेक कर लीजिए कि आप खुद सही कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका हाथ अंदर जा रहा है 1 से 2 इंच तो भी आप इस तरीके से हमें कपालभाति करना है। तो हमने बताया कि कपालभाति करने से हमारे शरीर की 99% व्याधियां दूर होती है। जो लोग मोटापा से परेशान हैं वो लोग करेंगे, जो शुगर से परेशान है वो लोग करेंगे, जिनको माइग्रेन की समस्या है, जिनके सर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, वो लोग भी करेंगे। प्रतिदिन ध्यान देना है, प्राणायाम नहीं करना है। कपालभाति प्राणायाम हमें तब नहीं करना है, हमारी माताएं बहनें जब ऑपरेशन करा लें, तो ऑपरेशन के 4 से 6 महीने के बाद आप कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करेंगी।
जब व्यक्ति के सर में बहुत दर्द हो रहा हो तो उस स्थिति में तुरंत आपको कपालभाति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रोक लगता है तो प्रेशर पड़ता है, उस स्थिति में दर्द थोड़ा बढ़ सकता है। उस स्थिति में आप भस्त्रिका के साथ अनुलोम विलोम कर लिया करेंगे। तीसरा, जब माताओं बहनों का मासिक समय आ जाए, पीरियड का टाइम जब आ जाए, तो उस स्थिति में इन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना है, इसको ध्यान होना चाहिए। तो ये रहा हमारा कपालभाति प्राणायाम। तो आज हम 2 प्राणायाम कराए। तीसरा प्राणायाम हम आपको कराएंगे नाड़ी शोधन, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। एक प्राणायाम कराने के बाद फिर हम आसनों की ओर चलेंगे। तो आइए अब हम सीधे बैठ करके एक और प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है नाड़ी शोधन। अब ध्यान देना है, हम जितनी देर से बैठे बिल्कुल सीधे बैठे, हमारा कमर कंधा गर्दन बिल्कुल सीध में है। इसी तरीके से आप जब प्राणायाम करें, जब आप योग के लिए बैठे, तो आप कोशिश कीजिए कि कितना देर आप सीधा बैठ सकते हैं, क्योंकि जब आप सीधे बैठने की आदत बनाएंगे, सीधे बैठ करके जब आप आसन के साथ प्राणायाम को करते हैं तभी उसका लाभ होता है। जब भी आपको प्राणायाम करना पड़े, कोई भी प्राणायाम रहे, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारा कमर कंधा और ये गर्दन तीनों बिल्कुल सीध में होना चाहिए। बैकबोन जब सीधा नहीं होगा आपको प्राणायाम का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब भी आप कोई प्राणायाम करें, जब भी किसी प्राणायाम से जुड़े के बारे में एक बार कि क्या आप सीधे बैठे हैं, और अगर सीधे बैठे हैं तो ठीक है, नहीं है तो सीधे बैठ करके प्राणायाम आप करेंगे। तो आइए अगला प्राणायाम, हम लोग दाहिने हाथ को ऊपर लाते हैं, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ भाग को मूल में लगा लीजिए, आप होल्ड कर लीजिए और तर्जनी को छोड़ दीजिए, मध्यमा अनामिका को एक साथ ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए हमने क्या किया, चेंज किया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरीके से हाथों की अंगुलियों को पूरा मिला के रखते हैं, इस तरीके से नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे तर्जनी अंगुली का प्रयोग करते हैं, दाहिनी नासिका पे रखते हैं, बाएं से सांस को भरते हैं, बाएं से लेके दाएं से लेके बाएं से छोड़ते हैं। इस स्थिति में हमें इसका लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो तर्जनी अंगुली है, जो बड़ी अंगुलियां हैं, इसका प्रयोग हमें अच्छे कार्य के लिए नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे पहले के जो आजा पुरखा थे वो बताते थे कि ऐसे किसी को उंगली भी नहीं दिखाई जाती है। तो जब आप ये उंगली दिखाना इस तरीके से वर्जित होता है, इस तरीके से इससे हम अच्छे कार्यों में नहीं लगा सकते। तो जब भी आप प्राणायाम करें, तर्जनी अंगुली का प्रयोग यहाँ पे आपको अनुलोम विलोम में नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग बहुत साधारण है, अंगुष्ठ भाग से तर्जनी अंगुली को आप फोल्ड कर लीजिए, इस तरीके से तर्जनी को फोल्ड किया, मध्यमा अनामिका एक साथ करते हैं, दाई नासिका के पास अपने अंगुष्ठ भाग को लगाते हैं। देखिए दाई नासिका के अग्रभाग आया, अग्रभाग जो है वो। अब हम बाईं ओर से सांसों को भरते हैं, पूरा सांस भर लीजिए बाईं ओर से, और अनामिका से दाईं से सांसों को बाहर। अब फिर से आप बाईं से सांस लिए दाईं से छोड़े, और फिर दाईं से ही लेके बाएं से छोड़ना है। लगातार बाएं से लीजिए, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। ये तो ये बाएं से लेकर के हमने दाईं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया और बाईं से छोड़ा, तो ये हमारा एक चक्र कहलाया। इस तरीके से हमें कम से कम 100 चक्र से लेकर के 300 चक्र करना है। ध्यान दीजिए, शुरू में 100 चक्र नहीं हो सकता है, आप पहले 25 चक्रों को कीजिए, फिर 50 को, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा। जो ये नाम लोगों को हाथों को नहीं लगाना है, जिनको बहुत बड़े बड़े रोग हैं, जो उठ नहीं सकते, जो बैठ नहीं सकते, जिनको कैंसर कोलाइटिस हो जाए, एड्स जैसी समस्या हो जाए, घातक रोग हो जाए, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उठ नहीं सकते, जो लोग, वो लोग लेटे लेटे प्राणायाम करेंगे। कम से कम 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा जब आप प्राणायाम करने लगेंगे तो आपके बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्राणायाम को हम क्यों करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, यही एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से हमारे शरीर के 72,72,10,10,202 उपनाड़ियाँ जो होती है वह परिशुद्ध होती है। तो आप सोचिए, केवल एक प्राणायाम कर लेने से हमारे शरीर की इतनी ढेर सारी नब्ज जब परिशुद्ध होंगे, तो क्या हमारा यह देह देवालय रूपी शरीर क्या रोगालय बन सकता है? कदापि नहीं। तो
तो आप योग से जुड़े, आप प्राणायाम से जुड़िए, आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और दूसरों को भी कराइए, जिससे कि आप भी स्वस्थ रह सके, आपका मन मस्तिष्क विचार स्वस्थ रह सके और दूसरों का भी रह सके। तो आज केवल 3 प्राणायाम, अगला प्राणायाम जो है वो हम आपको कल कराएंगे। एक प्राणायाम हम लास्ट में समापन के समय कराएंगे आपको, जो प्राणायाम छूटा रहेगा वो हम आपको कल कराएंगे। आइए, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, अब कुछ आसन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो आइए, दोनों पैरों को हम लोग सीधा कर देते हैं इस तरीके से। अब बच्चों के लिए हमें 2 से 3 आसन कर लेने हैं। देखिए, तो हम क्या करते हैं, बहुत आसान तरीके से हम बैठ गए सीधे करके, हमने दाहिने पैर को सीधा रखा है, अब बाईं को फोल्ड करके हमने अपनी थाई की साइड में लगा दिया, दोनों हाथों को हम सीधा करते हैं। हमें करना है जानुशिरासन, जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिए, जानुशिरासन करने से जो छोटे बच्चे हैं उनका बैकबोन जो होता है वो बिल्कुल लचीला हो जाता है। शरीर किसी किसी का बहुत हार्ड होता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको इसे प्रतिदिन करना पड़ेगा। छोटे बच्चे इसे अवश्य करेंगे। गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे आप पीछे जाएं, सांसों को बाहर कीजिए, वापस आइए, इस तरीके से पकड़ लीजिए, फिर आप अपनी हेड को नीचे लगाइए, वापस। दोनों हाथ की कोहनी भी जमीन से लगाइए। इस तरीके से आपको दोनों तरफ से कम 2 से 3 बार करना है। आप सामर्थ्य अनुसार करेंगे। ये रहा हमारा पहला आसन, जिसका नाम है जानुशिरासन। अब हम दूसरा आसन करेंगे, इसमें पश्चिमोत्तानासन, जिसे पाद पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है। बच्चों के लिए विशेष। सांस भरते हुए धीरे धीरे आप पीछे जाएं, सांसों को बाहर कीजिए, वापस हाथों को लाइए, अपनी हेड को आप नीचे लगाएं इस तरीके से, फिर धीरे धीरे कोहनी को भी जमीन से लगाएं। 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, इस तरीके से 2 आसन आपको बैठ करके करना है। तीसरा आसन, वापस चलते हैं, दोनों पैर को फोल्ड करते एक एक करके। जिनको शुगर की समस्या है, जो लोग पेट की पेनक्रिया से परेशान हैं, वो लोग मंडूक आसन करेंगे। शुगर की समस्याओं के लिए मंडूक आसन सबसे अच्छा आसन होता है। तो मंडूक आसन की 2 स्थितियाँ होती है। हम लोग सबसे पहली स्थिति जो होती है मंडूक आसन की करेंगे। हमने दोनों हाथों को सीधा कर दिया, आप बिल्कुल इसी तरीके से बैठ जाए, वज्रासन लगा करके। अंगुष्ठ भागों को हम अंदर की ओर ले गए, दोनों हाथों से आप मुट्ठियां बनाएं, फिर धीरे धीरे हम लोग दोनों हाथों को नीचे की ओर लाते। ये देखिए, नाभि के पास हमने दोनों हाथों को लगा दिया। अब सांसों को बाहर करते हुए हमें धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना है। सांस बाहर नीचे की ओर झुकेंगे और सांस भरते हुए फिर से वापस हम यथास्थान की स्थिति में आ जाते हैं। तो जिनको शुगर की समस्या है, जो लोग इंसुलिन लेते हैं शुगर के लिए, जिसके पेट के पेनक्रियाज सबल नहीं है, जिनको एसिडिटी की समस्या होती है, वो लोग भी ध्यान से देखें और प्रतिदिन किया करेंगे। इससे पेट के सिस्टम भी ठीक होते हैं। दोनों हाथों को आप नाभि के पास लगाएं, सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर चलते हैं, प्रसन्नता के साथ, दृष्टि सामने की ओर। फिर सांस भरते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। एक बार फिर से सांसों को भरिए, फिर सांस बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे आए। पहली स्थिति है मंडूक आसन की, ये कुछ देर रुके, 10 से 20 सेकंड आप रुक सकते हैं। फिर सांसों को भरते हुए आप धीरे धीरे वापस पीछे की ओर चलें इस तरीके से। तो हम लोग पहला स्टेप किए मंडूक आसन का। अब होता है मंडूक आसन का जो सेकंड पोज है। हम क्या करते हैं, हाथों की स्थितियों को चेंज करते हैं। लेफ्ट हैंड को फ्रंट पे लाइए, लेफ्ट के ऊपर आप राइट को लगाएं, फिर से दोनों हाथों को यथास्थान की स्थिति में ले जाएं। फिर धीरे धीरे हम लोग वही करते हैं जो इसके पहले किए थे। सांस बाहर करते हुए आपको धीरे धीरे नीचे की ओर आना है। थोड़ा देर रोक के रखें, फिर सांस को भरते हुए हम लोग वापस आते हैं। एक बार फिर से करेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है मंडूक आसन का दूसरा पोज। वापस इस तरीके से हमें प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 बार करना है। ये तो रहा हमारा पहला आसन जिसका नाम है मंडूक आसन। अब हम इसमें आगे की ओर चलते हैं। अगला जो आसन है उसका नाम है शशक आसन, जिसे शशांक आसन भी कहा जाता है, रैबिट पोज। हम लोग दोनों हाथों को
थाई के पास लगाते, कमर कंधा गर्दन बिल्कुल सीध में। सांस भरते हुए हमें दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाना है। कंधों की सीध में हाथों को रखिए, धीरे धीरे आप पीछे की ओर ले जाएं। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, आगे की ओर जितना ले जा सके ले जाएं। आप अपनी मस्तक को जमीन से लगाएं। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए हम लोग धीरे धीरे पीछे की ओर चलते हैं। सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। अब इसमें आने के बाद कुछ तुरंत उठ जाते हैं, तो तुरंत नहीं उठना है, आप थोड़ा रुक के रखें, थोड़ा देर रोक के रखें खुद को। वापस शशक आसन। जिनके पास एकाग्रता की कमी है, जिनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, जिनके अंदर चंचलता है बहुत है, वो लोग इस रैबिट पोज को रोज कम से कम 5 to 7 टाइम किया करेंगे, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हों, सबके लिए। दूसरा आसन हमने आपको रैबिट पोज के बारे में बताया। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तीसरा आसन गोमुखासन। जिनको पाइल्स की समस्या हो जाए, तो पाइल्स से बहुत से लोग परेशान हैं, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, गोमुखासन रोज किया करेंगे। हम सीधे बैठ गए, राइट लेग को फ्रंट पे लाते, फिर धीरे धीरे फोल्ड करके इसे आप लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाएं, थाई की साइड में बैक साइड लगा दीजिए। अब जो राइट लेग का आपका पंजा है वो बिल्कुल पीछे की ओर इस तरीके से होता है। इस स्थिति में हमने दाहिने पैर को ऊपर किया, तो देखिए आपका जो दाहिना पैर ऊपर है, चेंज, दाहिने हाथ को आप ऊपर ले गए, फिर धीरे धीरे बाएं हाथ को नीचे ले जाइए। इस तरीके से आप लगातार, ये हो गया आपका गोमुखासन। तो जो लोग पेट से परेशान हैं, जो लोग पाइल्स से परेशान हैं, किसी भी तरीके का अर्श हो, फिशर हो, फिशुला हो, भगंदर हो, ध्यान दीजिए, वो लोग इसे प्रतिदिन किया करेंगे, कम से कम दोनों तरफ से 3 से 5 बार किया करेंगे जी। दूसरी ओर से आराम आराम से। तो ये रहा हमारा तीसरा आसन, जिसका नाम है गोमुखासन। अब आराम से आप बैठिए। एक लास्ट आसन कराने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर चलेंगे। अब बैठे हैं तो हम इसमें कर ही लेते हैं। हमने दोनों पैरों को सीधा रखा है। अब आप क्या करते हैं, राइट लेग को फोल्ड कीजिए इस तरीके से, वक्रासन करना है। जिनको कमर में दर्द रहा करे वो लोग ध्यान से देखेंगे। अभी कमर दर्द के लिए और मोटापा कम करने के लिए कल हम आसनों का पैकेज कराएंगे। हमने दाहिने पैर को फोल्ड किया है तो दाहिना हाथ हमारा पीछे जाता है, बाएं पैर को सीधा रखा है, तो बाएं हाथ को हम लोग दाएं पैर की ओर से घुमाते हुए लाते। जिस पैर को फोल्ड किया उसकी बैक साइड से लाइए, और जो पैर आपने स्ट्रेट रखा है उसके घुटनों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। गर्दन आपको दूसरी ओर ले जाना है, जिधर हमारा हाथ का पंजा है। वापस इस तरीके से आपको दूसरी ओर से भी करना है। ये रहा हमारा वक्रासन। तो ये 4 तरीके के आसन बैठ करके हम लोगों ने आज किए। कुछ सूक्ष्म व्यायाम किया गया और कुछ प्राणायाम हम लोगों ने आज किया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तो जब हम कल आपसे मिलेंगे तो ध्यान दीजिए, कल जिनको मोटापा की समस्या है, वजन को कम करने के लिए, जो लोग कमर दर्द से परेशान है, उनके लिए, जो अपनी इम्यूनिटी को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने विल पावर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए कल विशेष योगासन और प्राणायाम के पैकेज रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर प्रातःकाल 6 बजे मिलेंगे। तो आइए समापन की ओर चलते हैं। आप लोग दोनों हाथों को आगे लाए, भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। भ्रामरी के साथ हम लोग इस सत्र को आज यहीं पर समापन की ओर ले चलते हुए विदा लेंगे। अंगुष्ठ भाग से कान की कीप को बंद कीजिए। दोनों हाथ की तर्जनी उंगली को माथे पे लगाइए। शेष 3 उंगलियां आंखों पे। गहरी सांस भरते हुए भंवरे की तरह गुंजन करते हुए आपको नासिका द्वार से सांसों को बाहर करना है। भ्रामरी प्राणायाम।
सहज हो जाए। फिर दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, चेहरे पर लगाएं। तो ये रहा हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अब ध्यान दीजिए, भ्रामरी प्राणायाम जिनको माइग्रेन की समस्या है, सर में दर्द है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता हो, या जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, जो लोग बार बार भूल जाते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको एक बार कोई चीज़ लर्न कराई जाए और फिर वो भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको उनको भ्रामरी प्राणायाम कम से कम रोज़ 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक कराना है, और हमें खुद भी करना है, क्योंकि जब हम भ्रामरी करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, हमारा जो स्वभाव, उग्र स्वभाव है, वो धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, हमारे सर में दर्द नहीं रहता है, हमारी चंचलताएं दूर होती है और हमारी याददाश्त भी अच्छी हो जाती है। तो इसे हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे व पूर्ण रूप से निरोगी रहे। सभी को प्रणाम, प्यारा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, ओम शांति।